नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम शिक्षा शास्त्र की सीरीज 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हिंदी शिक्षा शास्त्र एचटेट, सीटेट, आरटेट, दिल्ली टेट और पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं शिक्षकों की, उनमें अति महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से सीरीज 2 शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बालक 58% समय सुनने में व्यतीत करता है। प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती हैं? पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षाएं जो होती हैं वो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं। उस दौरान बच्चे का जो है भाषा का पूरी तरह से विकास नहीं होता, वो विकासशील अवस्था में होता है, इसलिए उसका ज़्यादा समय सुनने में जाता है। करीबन 58% समय उसका सुनने में जाता है। लेकिन जब वो आरंभिक कक्षा में होता है, आरंभिक कक्षाएं होती हैं प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसमें करीबन 84% तक समय उसका जो है सुनने में जाता है। कारण ये होता है कि जब बच्चे का जो है ये प्रारंभिक समय होता है और उसकी अवस्था भी कम होती है, इसलिए उसका सुनने में ज़्यादा समय जाता है। उसकी भाषा पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और उसके जो शब्द रचना होती है, उसका जो वाक्य विन्यास होता है वो अपूर्ण होता है। इस कारण से शिक्षण के दौरान जो भी उसको जैसी भी शिक्षा दी जाती है, चाहे वो औपचारिक है चाहे वो अनौपचारिक है, उसमें 84% समय उसका सुनने में जाता है जब वो प्रारंभिक कक्षा में होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में। लेकिन जब वो प्राइमरी सेक्शन में आता है, प्राथमिक कक्षा में आता है, तो उसका 58% समय केवल सुनने में जाता है। जैसे जैसे उसकी भाषा विकसित होती है वैसे वैसे फिर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है और फिर बोलने की क्षमता उसकी ज़्यादा विकसित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि फिर वो सुनता कम है, शब्द बना करके, वाक्य बना करके क्वेश्चन रेज करता है, प्रश्न पूछता है। फिर वो सुनने के साथ साथ जितना समय सुनने में लगाता है उतना ही समय जो है उन प्रश्नों के उत्तर जानने में, जिज्ञासावश पूछने में भी लगाता है। यदि हम अगले बिंदु पर बात करें तो एक कमेटी बैठी थी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ईश्वर भाई पटेल कमेटी, इस कमेटी का उद्देश्य था कि हिंदी शिक्षण के समय बालकों की योग्यताओं के विकास से संबंधित ये जो है कमेटी थी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। हिंदी शिक्षण के विकास के समय बच्चों की जो आपकी जो उनकी शिक्षण संबंधी योग्यताएं होती है वो कौन सी होती हैं कि उस समय जब हम बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, खासतौर से जब हिंदी शिक्षण कराया जाता है, तो उन पाठ में जो पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, किसी समास के अंदर जो है, किसी वाक्य के अंदर जो है कहीं समास भी बन जाता है, कहीं उसमें जो है अनेकार्थी शब्द भी होता है, कहीं उसमें संधि विच्छेद भी होता है। तो ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि हिंदी शिक्षण के समय बालकों की योग्यताओं के विकास पर विशेष ध्यान रखा जाए, उनको साथ साथ जो है सृजनात्मक तरीके से जो है उनकी सुषुप्त शक्तियों को जगाया जाए और उनके अंदर व्याकरण के विषयों को लेकर के जिज्ञासा पैदा की जाए। कहीं ना कहीं जब हम गद्य शिक्षण करते हैं या पद्य शिक्षण करते हैं तो कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द आता है, कोई ना कोई अलंकार आता है, कोई ना कोई समास आता है, कोई ना कोई विलोम शब्द आता है, कोई ना कोई अनेकार्थी आता है। ये सब उनसे संबंधित है हिंदी शिक्षण देते समय। मातृभाषा की शिक्षा देते समय जब व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित रूप से बच्चों को सिखाया जाता है तो इसे व्याकरण का औपचारिक शिक्षण कहते हैं। देखिए, 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं, एक होता है औपचारिक शिक्षण, एक होता है अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण वो होता है जो बच्चा विद्यालय में एक व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर सीखता है, और अनौपचारिक शिक्षण वो होता है जो अपने परिवार में सीखता है, वो समुदाय से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनसे सीखता है। उसको हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या बताया कि मातृभाषा की शिक्षा देते समय जब व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित रूप से समझाया जाता है, मातृभाषा की शिक्षा खास तौर से, जैसा कि आपको पता है, NEP 2020 में भी इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो मातृभाषा की शिक्षा देते समय जब बच्चे को व्याकरण के नियमों की व्यवस्थित जानकारी दी जाती है तो उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसके अंदर जो है बच्चे को पहले लिपि की जानकारी दी जाती है, उसको बताया जाता है कि ये ध्वनियों की व्यवस्था है, फिर उसको स्वर व्यंजन कराए जाते हैं, फिर उसको वाक्य कराया जाता है, फिर उसको वाक्य के अंग कराए जाते हैं, फिर रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। जैसे जैसे व्याकरण जो है, पहले व्याकरण लिपि से चलती है, फिर वर्ण विचार से चलती है, फिर शब्द विचार से चलती है, फिर वाक्य विचार से चलती है। इस प्रकार धीरे धीरे उसको मातृभाषा के अंदर जो है व्यवस्था
व्यवस्थित रूप से जो है व्याकरण की जानकारी दी जाती है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। औपचारिक व्याकरण का शिक्षण तभी प्रारंभ करना चाहिए जब बच्चे का मातृभाषा पर काफ़ी अधिकार हो जाए। मातृभाषा हम उसको कहते हैं जो बच्चे की मदर टंग है, जिस भाषा को बच्चा आसानी से बोल सकता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ की मातृभाषा आमतौर पे हिंदी होती है। कोई अगर दक्षिण भारत का है तो उसकी मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, ठीक है, कोंकणी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब हम उसकी मातृभाषा कि अगर उसको जानकारी हो जाती है, फिर जब हम उसको औपचारिक व्याकरण का ज्ञान देते हैं तो बच्चा जल्दी उसमें बोधगम्यता दिखाता है, जल्दी उसके अर्थों को ग्रहण करता है। तो औपचारिक व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6ठी से पहले नहीं देनी चाहिए। जो आपको औपचारिक व्याकरण है उसकी शिक्षा जो है 6ठी कक्षा से पहले नहीं देनी चाहिए। व्याकरण शास्त्री ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि 5वीं कक्षा तक बच्चे का जो है भाषा पर धीरे धीरे अधिकार होता है, वो मातृभाषा में पारंगत हासिल करता है, अपने आप को समर्थ बनाता है, फिर उसको व्याकरण की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। तो जैसे जैसे वो बड़ी कक्षाओं में जाता है तो उसका शब्द भंडार बन जाता है, उसे जो है वाक्य रचना करनी आ जाती है, उसका वाक्य जो विन्यास होता है वो एक तरह से बनना शुरू हो जाता है। तो फिर जब बच्चा इन सारी चीज़ों में पारंगत हो जाता है फिर उसे कक्षा 6ठी से ही औपचारिक व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। यदि इससे पहले हम उसको औपचारिक व्याकरण की शिक्षा देते हैं तो उसकी जो है शब्द रचना, उसका वाक्य विन्यास ये अपूर्ण होते हैं। तो उस दौरान अगर उसको औपचारिक व्याकरण की शिक्षा दी जाएगी तो एक प्रकार से उसके लिए अधूरी साबित होगी, कहीं ना कहीं उसके लिए पैनिक साबित होगी। व्याकरण के नियमों की विधिवत शिक्षा दिए बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना ही अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनौपचारिक शिक्षण कहाँ दिया जाता है? परिवार में दिया जाता है, समुदाय में दिया जाता है, समाज में दिया जाता है। अब हमारे से बड़े हमारे को सिखाते हैं। तो वो जो अनौपचारिक शिक्षण होता है वह आपका जो है व्याकरण के नियमों की विधिवत जानकारी के बिना होता है। वो हम कब देते हैं? जब आप अपने परिवार में जो बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में भेजने से पहले जो शिक्षा आप घर में देते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे को सबसे ज़रूरी है कि आपको बच्चे के सामने शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आपको बच्चे के सामने अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि आप बच्चे के सामने अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चे का भी अशुद्ध उच्चारण होगा, उससे उसकी भाषा बिगड़ेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि व्याकरण के नियमों की विधिवत शिक्षा दिए बिना बच्चे की भाषा को सुसंस्कृत बनाना है तो उसके सामने आपको शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा, मानक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अशुद्ध शब्दों को छोड़ना पड़ेगा और भाषा में किसी भी प्रकार से जो है असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उसमें आपको साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग करना है। उसमें आपको जो है फूहड़ और जो आपके देशी शब्द होते हैं उनका शब्द, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द उसमें इस्तेमाल नहीं करने होते, क्योंकि बच्चा उन्हीं को पकड़ता है। तो बच्चे के सामने हम जितना ज़्यादा शुद्ध उच्चारण करेंगे बच्चे की भी उतनी ही शुद्ध भाषा होगी। प्राथमिक स्तर पर बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यदि हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, तो उस पर बच्चा उस लेवल पर बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है देख करके सीखना। तो जब प्राथमिक स्तर पे आपने देखा होगा बच्चे के लिए रोल मॉडल उसका टीचर ही होता है। यदि शिक्षक उसके सामने शुद्ध उच्चारण करता है तो बच्चा भी शुद्ध उच्चारण करता है। यदि शिक्षक अशुद्ध उच्चारण करता है तो बच्चा भी अशुद्ध उच्चारण करता है। तो प्राथमिक स्तर पर बालक अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जिनके भी घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों के सामने अशुद्ध भाषा का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की वो अनुकरण की अवस्था है। और भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम भाषा के मौखिक रूप का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिखित रूप भाषा को जो है स्थायित्व प्रदान करता है और सांकेतिक रूप हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। लिखने की दृष्टि से लिपि का ज्ञान होना पहली आवश्यकता है। जब भी हम लिखने की बात करते हैं तो लिपि का ज्ञान होना आपको पता है अति आवश्यक है। बिना लिपि के ज्ञान के हम जो है लिखने का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें लिपि का ज्ञान नहीं है तो हमारा अशुद्ध लेखन होगा। तो अगर हमें शुद्ध लेखन करना है तो लिपि का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा वर्तनी का शुद्ध लेखन माना जाएगा। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, लिखने का जो भी काम होता है, तो उसमें जो रीडिंग कौशल होता है वो भाषा को पढ़ने की क्रिया कहलाती है। जो भी लिखित सामग्री आपको दी जाती है, आप जब उसको पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार का आपका रीडिंग कौशल है, जिसे हिंदी में कहते हैं पठन कौशल। जो भी चीज शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है, शिक्षा
सहायक सामग्री कहलाती है। देखिए, शिक्षण के अंदर कुछ इलुस्ट्रेटिव एड होते हैं जिन्हें हम सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये आपका जो है एक प्रकार की सहायक सामग्री है। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बोर्ड आपका, व्हाइट बोर्ड आपका सहायक सामग्री है। इस पे मैंने जो है मार्कर से कुछ लिखा है, ये सहायक सामग्री है। आप देखते हैं आपको जो है ग्लोब के माध्यम से कुछ समझाया जाता है, वो सहायक सामग्री है। चार्ट के माध्यम से आपको कुछ समझाया जाता है, वो सहायक सामग्री है। स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ समझाया जाता है, वो सहायक सामग्री है। तो सहायक सामग्री क्या होती है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिन साधनों का उपयोग करता है उसे हम शिक्षा सहायक सामग्री कहते हैं। संप्रेषण की कुशलता अंत्यक्रिया से बढ़ती है। संप्रेषण हम कहते हैं कम्युनिकेशन को। तो अंत्यक्रिया क्या होती है कि जैसे मैंने किसी चीज़ को सुना, फिर मैंने उसको ग्राह्य किया, मैंने उसका जो है अंतर मन से जो है उसको चीज़ को सीखा, उसके नियमों को समझा, तो उससे क्या होगा, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। उससे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है। कम्युनिकेशन स्किल कब इम्प्रूव होता है, जब किसी चीज़ को आप जो है अंतर्दृष्टि से समझते हैं, किसी चीज़ को आप गहराई से समझते हैं, तभी तो आप उसको आगे कम्युनिकेट करेंगे। अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण के अंदर, प्रोज के अंदर जो है अर्थबोध विधि से ही गद्य शिक्षण दिया जाता है। जो भी जैसे आपको कहानी पढ़ाई जाती है, उपन्यास पढ़ाया जाता है, यात्रा वृत्तांत पढ़ाया जाता है, रिपोर्टार्स पढ़ाया जाता है, डायरी पढ़ाई जाती है, उसमें जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थबोध। उसमें अर्थबोध विधि होती है, उसके माध्यम से उसके एक एक अर्थ को बताया जाता है कि इसका सारांश क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसकी मूल संवेदना क्या है। तो उसको हम अर्थबोध विधि के माध्यम से समझते हैं। यदि आप देखिए, समीक्षा विधि द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। समीक्षा विधि हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज के गुण दोषों पर चर्चा करते हैं। जैसे हम किसी कहानी को लेते हैं, तो कहानी को अगर हम ये कहें कि समीक्षा की दृष्टि से इस कहानी का वर्णन कीजिए, तो हमें कहानी के गुणों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी और कहानी के दोषों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। कहानी के अंदर क्या संदेश दिया गया, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, और कहानी के अंदर कौन सी ऐसी बुरी बात है जिससे समाज प्रदूषित हो सकता है, उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो समीक्षा विधि का मतलब होता है जिसमें गुण और दोष दोनों पे चर्चा की जाए। हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध उच्चारण की शुद्धता से है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसा आप उच्चारण करते हैं वैसा ही फिर आप लेखन करते हैं। यदि आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपका लेखन भी अशुद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ही है कि विचारों के आदान प्रदान करने में ये अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कार्य करती हैं। हम पूरी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? किसी एक भाषा को, एक संपर्क भाषा को हम बीच में लेकर के आते हैं। वो संपर्क भाषा कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है, उससे हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। स्वयं करके विधि से छात्र प्रभावी अधिगम करते हैं। स्वयं करके का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग से क्या होता है? छात्र स्वयं करके सीखता है, तो वह लर्निंग जो है प्रभावी होती है। उद्देश्य का सीधा संबंध शिक्षा से है। देखिए, शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शिक्षा क्यों दी जा रही है, किस उद्देश्य से दी जा रही है, इस शिक्षा का क्या लाभ होगा, इस शिक्षा से समाज को क्या फायदा होगा, इस शिक्षा से राष्ट्र को क्या फायदा होगा, इस शिक्षा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लाभ होगा। तो उद्देश्य का सीधा सा संबंध शिक्षा से ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया के देखिए 3 शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर माना जाता है। चर हम कहते हैं बिंदु को, ध्रुव को, लेवल को। देखिए, यहां मैंने आगे समझाने का प्रयास किया है। शिक्षण के मुख्यतः 3 चर होते हैं। इन चर को हम केंद्र बिंदु भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, इनको ध्रुव भी कहा जाता है, इनको लेवल्स भी कहा जाता है। तो टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। ये देखिए, मैंने 3 डायमेंशन प्रोसेस को हम टीचिंग कहते हैं, 3 डायमेंशन प्रोसेस को हम शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया में इसमें एक जो स्वतंत्र चर होता है, जो एक लेवल होता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं, वो है शिक्षक। इसमें शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है। उसके बाद इसमें जो छात्र होता है ये परतंत्र चर होता है, और इसमें जो पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, ये हस्तक्षेप चर है। ये आपके शिक्षण प्रक्रिया के, टीचिंग प्रोसेस के ये 3 लेवल्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं टीचिंग इज ए 3 डायमेंशन प्रोसेस। ये 3 डायमेंशन कौन से हैं? एक शिक्षक है, एक इसमें शिष्य है, एक इसमें पाठ्यक्रम है। टीचर, स्टूडेंट, कैरिकुलम। तो इसमें जो टीचर है वो स्वतंत्र चर है,
वो किसी पर आश्रित नहीं है। इसमें जो छात्र है वो परतंत्र चर है, वो शिक्षक पर भी आश्रित है और वो पाठ्यक्रम पर भी आश्रित है, कैरिकुलम पर भी आश्रित है। और जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो हस्तक्षेप चर है, वो शिक्षक और शिष्य के बीच में जो है एक प्रकार का संबंध बनाता है, हस्तक्षेप करके उनके संबंध को जोड़ता है। हिंदी में नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली क्या होती है कि जब भी हम किसी नाटक शिक्षण की चर्चा करते हैं तो अपनी कक्षा के अंदर छात्रों को पात्रों में बांट देते हैं। जैसे हमको मुगल काल पे चर्चा करनी है या मुगल काल का कोई नाटक है तो हमने किसी को अकबर बना दिया, किसी को जोधाबाई बना दिया, किसी को सलीम बना दिया, किसी को खाना बना दिया, किसी को जो है मानसिंह बना दिया, किसी को जो है कुछ और कैरेक्टर बना दिया। तो जब हम हिंदी में नाटक शिक्षण करते हैं तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा में हर व्यक्ति को उसका एक रोल दे देना, उसको एक अभिनय के लिए प्रेरित करना। तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है नाटक के मंचन में सहायता करती है। विलोम द्वारा समझाना स्पष्टीकरण विधि है। स्पष्टीकरण विधि हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज के पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं। यदि हमें किसी को समझाना है तो उसमें विलोम से बताएंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें दिन है तो हम कहें रात होती है, तो दिन के अंदर उजाला होता है, रात के समय अंधेरा होता है। तो इस स्पष्टीकरण विधि से, विलोम विधि से जो है एक तरह से चीज स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य का मापन करती है। ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं आपके कॉग्निटिव्स जो चीजें होती हैं उनको हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। और वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही मापन करती है कि ये बच्चे को इस चीज का कितना ज्ञान है, इस विषय में उसकी कितना पारंगत है, इस विषय में उसकी कितनी गहराई है। इसको हम उसका जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब स्वर व्यंजन कराया था तो बताया था स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। इसमें जो है औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र व्यवहार होता है, एक प्रकार का अनौपचारिक संवाद होता है। तो जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी भाषा प्रभावी बन सके और हमारे शब्दों में आत्मीयता झलक सके। शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विषय का ज्ञान। जैसा कि आप सभी शिक्षक बनेंगे तो सबको आपको पता है विषय का ज्ञान के बिना जब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो छात्र जो है शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विषय का ज्ञान होना। जैसे मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूं तो मुझे हिंदी विषय का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है समझना, उसी को हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, उसी को कहते हैं लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर पाठ को समझाने में सहयोग देती है। मातृभाषा आपको पता है उसमें बच्चा आसानी से समझता है और उसमें बच्चा जो है आसानी से उस चीज को समझ सकता है, अर्थग्रह्य कर सकता है। तो मैं समझता हूँ बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको शिक्षा शास्त्र की सीरीज 2 समझाने का प्रयास किया। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी वीडियो में शिक्षा शास्त्र के में मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।